हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रहेगा प्लांट किंगडम में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक प्लांट किंगडम में हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पेज पर गिवन है और इस टॉपिक का रिलेशन हमारा थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी बनता है। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन है और ये कैसे रिलेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम को रिलेट करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और मैं टॉपिक का हेडिंग डाल रहा हूँ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद करिए, आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था, जब आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन टॉपिक जब पढ़ा था तो उसमें हमने दो किंगडम बनाई थी। वन वॉज प्लांटेई, अनदर वॉज एनिमीलिया। अगर आप बेसिस याद करो, क्योंकि किसी भी क्लासिफिकेशन का हमारे पास एक बेसिस होता है, तो अगर आप बेसिस याद करो तो बेसिस वॉज सेल वॉल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल थी उनको हमने प्लांटेई में रखा था। अब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हमने प्लांटेई में प्लांट्स तो रखे थे, लेकिन प्लांट्स के साथ हमने कुछ और भी रख दिया था, कुछ और कैटेगरीज भी रख दी थी। फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया को इसमें रख दिया था प्लांटेई में, और इसके अलावा हमने फंजाई को भी प्लांटेई में रख दिया था। मींस हमने प्लांटेई में प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया और फंजाई को भी रख दिया था, क्योंकि इनमें भी हमारे पास सेल वॉल होती है। और ये हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो लीनियस ने दिया था। जब इसके बाद हम आए फाइव किंगडम में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आए, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो प्लांटेई है उसमें कुछ बदलाव आए। अब वो प्लांटेई पहले वाले प्लांटेई जैसा नहीं था। उस प्लांटेई में हमारे पास कुछ चेंजेस थे। चेंजेस क्या थे कि प्लांट्स के हमारे पास जो ग्रुप थे वो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स एक ग्रुप था हमारे पास, जिनमें आपके पास हॉर्स टेल आता है, जिम्नोस्पर्म जो हिली एरिया पे मिलते हैं ट्रीज बहुत ज़्यादा, और एंजियोस्पर्म। ये पांच ग्रुप ही प्रेजेंट थे। मोनेरा, या जिसे आप बैक्टीरिया कह रहे हो, और फंजाई अब प्लांटेई में था नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये पांच ग्रुप को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे एंजियोस्पर्म को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लियर, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, इस एंजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो अर्लियर टाइम से है बेटा। उस क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि जो अर्लियर टाइम से क्लासिफिकेशन की गई है एंजियोस्पर्म की, उस क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि वो टोटल क्लासिफिकेशंस को अगर मैं बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूँ, मतलब उन सारी क्लासिफिकेशन को मैं तीन सिस्टम में डिवाइड करता हूं। वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड इज नेचुरल सिस्टम, थर्ड इज हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब यही टॉपिक जो है आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब ये हुआ कि जो कैटेगरीज प्लांटेई में हैं उनको क्लासिफिकेशन किया गया काफ़ी एक्सटेंसिवली। क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट के वर्क को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में जानेंगे। दैट इज फर्स्ट सिस्टम जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, क्लियर, अभी हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो क्या है हमारे पास, उसके बारे में हम जान रहे हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम का क्या मीनिंग है इसको समझते हैं, और ये समझना हमें, ये अर्लियर साइंटिस्ट का वर्क है। अर्लियर साइंटिस्ट का मतलब इसमें काफ़ी सारा वर्क
ग्रीक स्कॉलर्स का भी है, क्योंकि अब आप ये मानते हैं कि थियोफ्रेटस और एरिस्टोटल ये हमारे फेमस ग्रीक स्कॉलर्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उनका वर्क भी है। अब ये सिस्टम है क्या, देखिए इसमें जो क्लासिफिकेशन थी उसका जो बेसिस रहा वो बेसिकली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी रही। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसका जो बेसिस रहा हमारे पास वो बेसिकली क्या रहा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब बाहरी स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका बेसिस रहा जिसे हम कह रहे हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस रहा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। जैसे कैसे, लाइक मान लो लीफ है, लीफ की शेप, लीफ का कलर और लीफ का नंबर। अगर आप ध्यान से देखें कि इस क्लासिफिकेशन पे जो बेसिस रखा गया वो इन चीज़ों पे रखा गया, जैसे लीफ पर, स्टेम पर, रूट्स पर। मतलब लीफ को बेसिस बनाया गया, स्टेम को बनाया गया और रूट को ज़्यादा ये बेसिस बनाया गया। अगर आप ये देखें कि ये क्लासिफिकेशन बेसिकली इन पे अगर डिपेंड है तो इन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ये क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड थी, जैसे उनका नंबर, कलर, ये सब। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस क्लासिफिकेशन ने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दी। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी है, इस बात का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जब आप इन दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हो तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। पर होता ये है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लाइक लीफ, स्टेम एंड रूट आपके बदलते रहते हैं। कैसे बदल जाते हैं? एनवायरनमेंट के हिसाब से। एनवायरनमेंट में चेंज ईजिली इनको चेंज कर सकता है। जैसे एक्वेटिक प्लांट में जो लीफ है हमारे पास वो थोड़ी सी ऐसे कटी हुई हो सकती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो सेम प्लांट की लीफ की मॉर्फोलॉजी पानी में जाके चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन बिकॉज दे गेट इजिली चेंज। पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने, जिसे आप आर्टिफिशियल सिस्टम कह रहे हो, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिए। अगर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दे रहा है, जिसमें वेजिटेटिव लेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे गेट इजिली चेंज विद एनवायरनमेंट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का अगर मुझे ड्रॉबैक लिखना हो, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट वेल एक्सेप्टेड दीज टाइम्स, तो अगर मुझे आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक लिखना हो तो मैं क्या ड्रॉबैक लिखूंगा? मैं कहूंगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे रहा है, जो सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज किसको देनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। तो मतलब मेरे पास दो ड्रॉबैक हो गए। पहला ड्रॉबैक ये हुआ कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज देना ये ठीक नहीं है। और दूसरा ड्रॉबैक अगर मैं आपसे कहूं तो ओनली फ्यू ट्रेट्स कंसीडर। अगर आप बहुत कम ट्रेट को, कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए, आप ये बहुत कम कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो अनरिलेटेड है वो साथ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन करी फ्लाइट और नॉन फ्लाइट, मान लो फ्लाइट जो उड़ सकते हैं, नॉन फ्लाइट जो नहीं उड़ सकते, तो इसमें तो फ्लाइट वाले में तो इंसेक्ट और बर्ड्स भी तो साथ आ जाएंगे, तो वो तो अनरिलेटेड है। तो इनमें क्या हुआ? तीसरा आप लिख सकते हो कि अनरिलेटेड कम टुगेदर। तो ये हमारे पास मेन ड्रॉबैक रही। मैं समराइज कर रहा हूं। आर्टिफिशियल सिस्टम गिवन बाय अर्लियर साइंटिस्ट, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी लाइक लीफ का शेप, कलर, नंबर। क्लियर? This system give equal weightage to vegetative and reproductive character. Next point is कि
दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो इक्वल वेटेज दे रहा है वो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर शुड बी गिवन मोर वेटेज, बिकॉज ये कॉमन है, ये ज़्यादा चेंज नहीं होते, ये क्लासिफिकेशन के लिए बेटर है, क्योंकि जो चीज़ चेंज होती ही रहेगी आसानी से उसको बेसिस नहीं बना सकते। अगर आप देखें, एक अर्लियर वर्क है हमारे पास साइंटिस्ट जिसका नाम है लीनियस। तो लीनियस ने क्या किया था बेटा, लीनियस ने स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम या नंबर ऑफ एंड्रोशियम पर एक क्लासिफिकेशन दी थी एंजियोस्पर्म की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम को उसने बेसिस बनाया था और नंबर काउंट करके किया था। तो नंबर कैन बी वेरिएबल इवन इन फैमिलीज। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, ऑल्दो ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है पर वो नंबर काउंट कर रहा था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड नंबर इज नॉट अ प्रॉपर वे कि हम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकें। सो दिस इज इन आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का मेन ड्रॉबैक आपको बता दिया और मैंने ये डिस्कस कर दिया कि ये सिस्टम इज नॉट वेल एक्सेप्टेड। दिस आर्टिफिशियल सिस्टम इज नॉट अ सिंगल वर्क। ये खूब सारे साइंटिस्ट का वर्क है जिनको हम ये मानते हैं कि अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब अभी ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना पहले था। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और अब हम जानेंगे कि इसके बाद कौन से सिस्टम्स आए और उनमें क्या स्पेशल था। इसके बाद कौन से सिस्टम्स आए और उनमें हमारे पास क्या स्पेशल था, ये हमने जानना है। क्लियर, ये हमने जानना है, ठीक है। तो इसके बाद वाले जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने जानना है, ठीक है। तो देखिए कैसे है। सबसे पहले हमारे पास है सेकेंड सिस्टम इज natural system. Second system is natural system. Now what is natural system? Natural system is different from artificial system because it consider more traits, ज़्यादा कैरेक्टर्स ले रहा है। जैसे मॉर्फोलॉजी तो ले ही रहा है, मॉर्फोलॉजी के अलावा एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब कितने कॉटलिडन है, एक कॉटलिडन है, दो कॉटलिडन है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है। उसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के अंदर की फाइन डिटेल्स, वो एनाटॉमी ले सकता है या सेल में मिलने वाले केमिकल्स को बेसिस बना सकता है, जिसे कह सकते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स को कंसीडर किया गया किसमें, नेचुरल सिस्टम में। अब देखिए नेचुरल सिस्टम का मीनिंग ये है, नेचुरल सिस्टम का मीनिंग ये है, पहले तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर लिए गए, तो इससे क्या हुआ, ओनली रिलेटेड, जो सिर्फ रिलेटेड थे वही 7 आए, वही हमारे पास क्या हुए, 7 आए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 7 आ गया, सिर्फ हमारे पास रिलेटेड वाले 7 आए। ओनली रिलेटेड कम टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटेड 7 आए। एंड ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल। उसे आर्टिफिशियल क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहां पर जो ग्रुप था वो अपीयर हो रहा था आर्टिफिशियल, तो यहां पर ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। इट कंसिडर लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल। ऐसा लग रहा है नेचुरल 7 जो 7 आए हैं वो रिलेटेड है, क्लियर। तो ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल, क्लियर, ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल, काफी सारे कैरेक्टर लिए। एक ऐसी ही क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म की करी है, साइंटिस्ट हैं 2, बेंथम एंड हुकर। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म की ऐसी ही एक क्लासिफिकेशन दी है, बेंथम एंड हुकर ने, क्लियर, बेंथम एंड हुकर ने ऐसी ही क्लासिफिकेशन दी है किसकी, एंजियोस्पर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो बेंथम एंड हुकर ने एंजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन दी है, इट इज इन विच सिस्टम, नेचुरल सिस्टम। इससे पिछले में स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम वाला किसका पार्ट था, आर्टिफिशियल सिस्टम का। तो ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, एक है बेंथम एंड हुकर जिसने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन दी है, जिसमें ग्रुप नेचुरल अपीयर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया है। अब देखिए, अब नेचुरल सिस्टम के बाद भी हमारे पास कुछ सिस्टम और आए और सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड हमारे पास है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज मोस्ट एक्सेप्टेड।
तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू एवोल्यूशन, रिलेटेड टू एवोल्यूशन मतलब एवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ने क्या बोला, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ने क्या बोला कि मान लो ए और बी ये दो टैक्सा हैं जिनको आप कॉमन कैटेगरीज में रख रहे हो। ए एंड बी आर टू टैक्सा जिनको आप किस में रख रहे हो, कॉमन कैटेगरीज में रख रहे हो। इन दोनों टैक्सा में, इन दोनों टैक्सा का मेरे पास कॉमन एंसेस्टर होगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये कहता है कि जो दो ग्रुप ए और बी जिन्हें आप कॉमन टैक्सा में रखते हो, इनका एक कॉमन क्या होगा, एंसेस्टर होगा। ये सिस्टम ज्यादा एक्सेप्टेड है क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, रिलेटेड को साथ रखता है और ये भी बताता है कि इनका कॉमन एंसेस्टर होगा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एवोल्यूशन, ये सिस्टम वेल एक्सेप्टेड है। और जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वी जनरली स्टडी एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ, सोचो, फॉसिल्स। तो हम ये कहते हैं कि वी स्टडी एवोल्यूशन with the help of fossils। हम उन्हें फॉसिल्स की मदद से हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। अब जरा मेरी बात सोचना ध्यान से कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम बता रहा है कि इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। दूसरी बात, टू स्टडी एवोल्यूशन वी रिक्वायर सम एविडेंस लाइक फॉसिल्स, पर फॉसिल्स सारे प्लांट्स के अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस सिस्टम रिक्वायर हेल्प फ्रॉम सम अदर ब्रांचेस, लाइक वन सच ब्रांच इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मैं ये बोल रहा हूं कि सिंस, समझें, सिंस फॉसिल्स आर नॉट अवेलेबल, फॉसिल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल प्लांट्स, तो मुझे कुछ और भी हेल्प चाहिए प्रॉपर एक रिलेशन बनाने के लिए। मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और चाहिए। एक ऐसी ही टैक्सोनॉमी होती है जिसे आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हो। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के लिए कोर वर्ड होता है फेनेटिक, फेनेटिक वर्ड होता है। अब व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को याद रखो, सबसे पहले बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज। ये दिख तो रहा है आर्टिफिशियल जैसा, पर फर्क है, आर्टिफिशियल में बहुत कम कैरेक्टर थे, यहां पर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है बाई सम नंबर और कोड्स। मतलब हर कैरेक्टर को, जैसे उसकी लीफ, शेप, फ्लावर, सब हर एक को एक कोड और एक नंबर दे देते हैं। कोड और नंबर देने के बाद, जब हम कोड और नंबर दे देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं जो रिलेट कर देता है। प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या करेगा, जिनके ज्यादा कोड मैच कर रहे होंगे उनको सिमिलर ग्रुप में ले आएगा। नाउ दिस इज हेल्पिंग दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम, क्लियर? तो प्रोग्राम बनाएंगे जो हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन में। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, पर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं। इट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। Another is basically which is known as cytotaxonomy. Now cytotaxonomy का मतलब, साइटो का मतलब सेल। अब आप ध्यान से सोचिए कि सेल में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फीचर है which can be used for classification, which can be used for classification, जो कांस्टेंट रहता हो। आपके दिमाग में आएगा कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर मेरे सारे सेल्स में कॉमन है।
अगर मैं ईआर की बात करूं तो वो वेरी कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है अलग अलग जगह के सेल्स में, इवन सेल वॉल डिफर कर सकती है अगर मैं प्लांट की बात करूं। तो कौन सा ऐसा फीचर है सेल में विच शो सम मतलब कॉमन, मतलब वो कांस्टेंट रहे, दैट इज बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर लाइक पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड देयर बिहेवियर, बिहेवियर मतलब वो कैसे, वो किस तरीके से हमारे पास, ध्यान से सुने, किस तरीके से वो शो कर रहे हैं, मतलब पेयरिंग कर रहे हैं क्या, दिस इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। सेल है मतलब, पर सेल में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की। सो अनदर नेम ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी इज कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, अनदर नेम इज कैरियोटैक्सोनॉमी। तो हमारे पास फाइलोजेनेटिक की हेल्प करने के लिए न्यूमेरिकल आई, और साइटो का एक और नाम है कैरियोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। क्लियर? अब इसके बाद ध्यान से सुनेंगे आप। थर्ड इज सिस्टम विच हेल्प इज बेसिकली कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। यहां पर कीमो वर्ड का मतलब केमिकल है। अब हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स यूज करेंगे। सम केमिकल्स कैन बी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो क्लासिफिकेशन का क्या बन जाए, बेसिस बन जाए। और मेरी बात सुनो, ध्यान से सोचना इस बात को। सारे कैसे, मैं स्टार्च की बात करता हूं, स्टार्च तो सारे प्लांट में है, तो केमिकल वो होगा जो अलग हो सकता है। जैसे आप देखिए तुलसी, तुलसी में स्मेल होती है, क्लियर, निकोटीन हमारे पास टोबैको में होता है। ऐसे केमिकल्स लेने हैं जो प्लांट में डिफर करते हैं। सच केमिकल्स आर नॉर्मली सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बेसिस बना सकते हैं किसमें, कीमोटैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल्स। नाउ दीज कीमो, साइटो, न्यूमेरिकल, these three will help phylogenetic system. Phylogenetic system is most accepted, और आपके पास क्लास 12th में एवोल्यूशन चैप्टर में इसके थ्रू एक डायग्राम भी बना हुआ है जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। उस डायग्राम को हम क्लैडोग्राम कह देते हैं, क्लैडोग्राम। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। एक डायग्राम के थ्रू एवोल्यूशन दिखा रखा है अर्लियर रेप्टाइल्स का। दैट डायग्राम कैन बी नोन एज क्लैडोग्राम। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी क्लैडोग्राम वर्ड, बट ये हमने प्रॉपर आपको बता दिया कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज मोर एक्सेप्टेड एज इट इन्वॉल्व एवोल्यूशन। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर का ये वाला पार्ट और जो पिछले वाला है प्रॉपरली नोट करना है, नोट डाउन करना है, और उसको फिर एनसीईआरटी से रीड करना है। दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट लेक्चर। टॉपिक जो था हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।